और समर्थन करें, और उस समर्थन के बूते पे हम कहीं मिथिलांचल या आप कह लीजिए कि उत्तर बिहार की जो राजनीति है उसको हम कहीं ध्यान में रखते हुए आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं, स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि आनंद मोहन सिंह की कोई रिलेवेंसी ना तब बिहार पीपुल्स पार्टी जब उन्होंने बनाई थी ना तब थी। तब हम लोग भी पत्रकारिता में हुआ करते थे और हमने देखा है कि वो जलवा जब लवली आनंद उनकी वाइफ बनी थी सांसद, मेरे ख्याल से इकलौता सांसद वही जीती थी, उसके बाद कोई उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया जिसके वजह से वो कहीं एग्जिस्टेंस में रहता था। आज के डेट में ये कहना कि आनंद मोहन सिंह का कहीं समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ हासिल करने वाली है बिहार में, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। एक अपराधी और उनकी सजा याफ्ता, देखिए इस समाज, हमारे समाज में अपराधी, अपराध और इस तरह के लोगों की जो है ना बहुत ज्यादा विरोध होता है। इसका जो भी समर्थन करता है उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी संभावना रहती है कि जनता उसके खिलाफ हो, क्योंकि अपराधी जो है किसी भी तरह का हो, कोई भी चीज, किसी भी जाति और धर्म का हो, लेकिन अगर उसका कहीं समर्थन करने वाले लोग हैं तो जनता उसके साथ नहीं जुड़ती है। वो मन में ये कहीं ना कहीं बैठा लेती है कि भाई ऐसे पार्टी से और ऐसे लोग और ऐसे नेता से दूरी बना के रखना है, हमें इसको समर्थन नहीं करना है, नहीं तो पता चलेगा कि ये वही अपराधी है जो फिर से हमारा जीना मुहाल कर देगा। ये फिर जो है वो उसी तरह का आतंक कायम करेगा, फिर हमारी बहन बेटियों का, हमारा जोर जमीन और हम सब जो है कहीं ना कहीं बेबस और लाचार नजर आएंगे। और शासन प्रशासन जो है वो किसी ना किसी तरह से इनको उसी तरह से समर्थन करने लगता है। अगर हमने इस तरह के लोगों को कहीं बढ़ावा और कहीं इनके समर्थन देने की बात कही तो निश्चित रूप से ये बहुत भयावह स्थिति होगी। या वो आनंद मोहन सिंह की बात हो, या वो अतीक की हो, या मुख्तार की हो, या आजम की हो, किसी का भी हो, अपराधी अपराधी होता है साहब। उसका किसी भी तरह का समर्थन करना, और वो तो सजा याफ्ता अपराधी है, आनंद मोहन सिंह सजा याफ्ता अपराधी है, तो उनके बारे में सोचना क्या है। डंके के चोट पे भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को स्वीकार करती है कि भाई इस तरह के लोगों की समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री के दिल में स्थान हो सकता है उनका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने उस चीज़ का भी जवाब दे दिया वर्मा जी, जो हमारी डिबेट से थोड़ा एंसिलरी था। लेकिन मोटी बात यह है भास्कर जी कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद सपा कहीं भी लड़ती नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल से दो, एक तो हुआ था विधान परिषद का हुआ था, हमने चर्चा की थी, उसके बाद एक और बाकी बाई इलेक्शन हार गए थे। आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे नहीं कार्तिक जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप इनसे ये पूछो जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। अब बताइए, अब आप भी सवाल बताइए मुझे, मतलब पहले तो अनुपम जी मुझसे सवाल पूछते थे, अब आप भी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, अरे सुनिए, अरे आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आपको माध्यम बना रहा हूं। अच्छा सुनिए वर्मा जी आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, चलिए मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगा, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, पूछिए। देखिए जोशी जी, मुझे ये बता दीजिए कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे 5 साल, उस दौरान स्थानीय निकाय चुनाव में आपको कितने मेयर पद मिले थे, कितने वोट मिले थे, कितनी सीट मिली थी, और उसके बाद अगर आपकी करनी इतनी भी अच्छी थी तो उसके बाद कितने मिले। तो सवाल है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपकी औकात क्या है, आपकी किस तरह के चीजों को, आप कितना स्थानीय निकाय चुनाव को जो है आप कितना संजीदगी से लड़ते हैं, आप में क्या है, ये आपकी ताकत जो है कहीं ना कहीं उस समय समझ में आनी चाहिए थी जनता के बीच में, जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश जी जो है अपने लोगों को जिता नहीं पाए। ये शर्मनाक चीज। आज आप क्या बोलेंगे? आप नहीं बोले, जवाब दे ना थे। जी बताइए। शांत होकर, अब जैसे बिल्कुल मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जहां से प्रारंभ करा था, मैंने यहां से कहा था कि नगर पालिका, नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है, लेकिन नगर निगम में हमारा स्कोर ठीक नहीं रहा। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, क्योंकि सत्ता में कौन है? सत्ता में आप रहे, और सत्ता के रहने से जो क्वेश्चन है वो सारे आप पे, जो मैंने आपको बताया, एक जल भराव वो काफी होता है आपकी स्थिति बताने को। लोग कार को नहीं देखते हैं, मोटरसाइकिल को नहीं देखते हैं, नाव को देखते हैं। ये आपकी स्थिति में आपको बताने का काम कर रहा हूं। स्मार्ट सिटी का झूठा वादा जो आपने करा था, वो स्मार्ट सिटी को टॉर्च लेके निकल गए, लेकिन उन लोगों को स्मार्ट सिटी नहीं देखा। छुट्टा जानवर, आपके प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण में रिपीट किया जा रहा है। मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप मुझे ये बताइए जोशी जी कि अखिलेश यादव जी के टाइम में आप कितने नगर पालिका जीते?
कितने महानगर मैंने पालिका उसको- जीते, कितने नगर? तो उसका मैंने आपको बता दिया ना। हम तो उसका आपको मैंने बता सकते हैं शुरुआत में ही कह ना, दिया हम था। बता सकते हैं ना कि हम 5 साल रहे, काम किया और डंके के चोट पे हमने अपना जो परचम फहराया वो आपके सामने है। आप उसको नकार नहीं मैंने- सकते हैं। जनता ने जो महेश जी, हमें आशीर्वाद दिया उसको झुठला दीजिएगा क्या आप? बिल्कुल क्या बिल्कुल। मतलब बनता है? अब जो जवाब देने की बारी है ना महेश जी, जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, नगर निगम में जो मैंने फेलियर बताए, कहे तो बता दो दोबारा, 8-10 फेलियर आपको बताए थे, ये फेलियर की लिस्ट है। ये जनता आपसे जवाब पूछेगी, इसलिए हम जीतेंगे। क्योंकि और एक बार बता दो, हम नगर निगम क्यों जीतेंगे? क्योंकि हम जीते हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं। आपको मैनपुरी में हम लोग 1 लाख वोट से जीतते थे, 3 लाख से जीते। ये अच्छा, खतौनी में ये तो सुन लीजिए कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट महेश जी, लेट मी कंप्लीट। खतौनी आपकी सीट थी, जो आपने के एमएलए ने दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, उसकी वजह से जो आपकी सीट गई, वो सीट भी हमने आपसे छीनने का काम देखिए, करा। आपकी हमारे सांगठनिक गठबंधन ने- क्षमता जो है हाँ। किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। आप संगठन के दृष्टि से कहीं मजबूत नहीं है। आपने सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं किया। नहीं, आपने स्थानीय निकाय के चुनाव में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं मुद्दा, जोशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सामने नहीं आप लेके आए। महेश जी, करिएगा क्या? महेश जी चुनाव मुझे लड़िएगा? पूछने दीजिए उनसे एक सवाल। की एंकरिंग बंद करा दो। नहीं, जोशी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। 2014 से लगातार आप एक के बाद दूसरा चुनाव हार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, और अभी तक अखिलेश यादव पर्दे के पीछे रणनीति ही बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको अपना चश्मा चेक कराना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी जिले जिले में जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। आपने सेट कर लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को दिखाना नहीं है, आप उसमें पर्दा लगवा दीजिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और दूसरा बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत पढ़े लिखे और जिम्मेदारी नहीं, हम लोग ब्रिजेश कह रहे हैं किसके कार्यकर्ता से मिल रहे हैं? ब्रिजेश पूछ रहे हैं किसके हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अच्छा। जिले वाइज मिल रहे हैं। और ये मीडिया ने कुछ लोगों ने सेट कर रखा है कि अखिलेश यादव जी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, उनका नैरेटिव सेट कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी तो जीते मैनपुरी में 1 लाख से जीते, पहले ये 3 लाख बताओ, से और जीते। आजमगढ़ में भी तो हारे थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ में क्या हुआ था? स्थानीय निकाय जोशी जी, कैसे कनेक्ट करोगे? जोशी जी, ये मुद्दा जैसे आपने जोशी जी, आजमगढ़ में क्या हुआ था? आजमगढ़ में क्या हुआ था? मैनपुरी में आप जीते, आजमगढ़ में क्या हुआ था? मैं आपको और जब चुनाव के पहले 2017 के पहले चुनाव में आपको लग रहा है 5 साल अखिलेश यादव ने 22 के पहले किया था, जिस तरह से चुनाव हुआ था, चुनाव के जो परिणाम आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप मीडिया नहीं दिखा रही, वो चलो ठीक है, लेकिन यदि मीडिया ही सरकार बना रही होती और गिरा रही होती तो हम ही नहीं मुख्यमंत्री बन गए होते। हम आपसे क्या बात कर रहे होते? नहीं, यदि हम ही बनाव गिरा रहे होते तो हम ही बन जाते मुख्यमंत्री। आपकी जरूरत क्या थी और किसी और की जरूरत क्या थी? मैं कह रहा हूं, और 22 में यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आपसे सभ्यता से बात कर रहा है, आप कह रहे हो कि अरे पे चश्मा तो सब चेक करा लेंगे। भाई चश्मा तो आपने कहा 2/3 बहुमत से आप जीत रहे हैं, आपकी सरकार बन रही है। क्या हुआ उस 2/3 बहुमत का? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाबा बुलडोजर अखिलेश यादव कह रहे थे, बाबा बुलडोजर पे लेके वो लूट ले गए महफिल। 22 के बुलडोजर वाले बाबा तो अखिलेश यादव ने ही बोला था ना जोशी जी। आपने तय कर रखा है कि आपने ही बोलना है, तो आप भी बोल लीजिए। नहीं, अरे आप बोलिए ना, इतनी देर से आप बोल रहे थे, मैंने तो दूसरी बार बोला है। नहीं, अब आपके प्रश्न को मैं जवाब तो दे दूं। बिल्कुल दीजिए। 22 के चुनाव में वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें विपक्ष का नेता बनाया, ये भी सच है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या है? आप उनको बताएंगे जो दिल्ली में रह रही है, या आप उनको बताएंगे जो पर्यटन की तरह आते हैं या नवाबों की तरह आते हैं, इनकी मदद करके चल जाते हैं? क्या 22 तो उनसे हाथ में आप किसकी बात कर रहे हैं जोशी जी? आप किसकी बात कर रहे हैं जोशी जी? आप किसकी बात कर रहे हैं जो पर्यटन करके आता है? नौटंकी। आदरणीय बहन जी की बात बता रहा हूँ, आदरणीय एएमएम के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात बताने का काम कर रहा हूँ। हैदराबाद के नवाब चुनाव में आए और इनकी मदद करके चले गए, बसपा वाले आए, इनकी मदद करके चले गए। ये क्या सोचते हैं आप नहीं बताएंगे? 30 करोड़ लोगों को समझ में नहीं आता क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में नहीं आता क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ गया कौन इनकी बी टीम है और किसकी वजह से चुनाव आ रहे 22 का। ये इनके साइलेंट पार्टनर है। ये देश को नहीं पता क्या? प्रदेश को नहीं पता क्या? नहीं, मेरा सवाल आपसे जोशी जी ये था कि कल योगी आदित्यनाथ
शामली में थे, अमरोहा में थे, ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में थे, इनके और स्वतंत्र देव सिंह तीसरे जगह में थे, बड़े नेता चौथे जगह में थे और कई नेता पांचवें जगह में थे। आपके पार्टी में भी तो कई नेता हैं जो अगर जनता के बीच में जाते हैं तो अपनी बातों को रख सकते हैं। ये समय कार्यकर्ताओं से भी मिलने का है, लेकिन जनता से भी तो मिलने का है। आप उनके बीच दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मेरा ये सवाल है। अब आपका सवाल मैं समझ गया, बहुत अच्छे से बता दिया आपको। अभी तक जो टिकटों का बंटवारा हो चुका है, कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी का बन गया, अन्य जिलों में सभी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी ड्यूटी लग चुकी है, वो लोग अपने जिले में प्रवास कर रहे हैं। माननीय शिवपाल जी विजिट कर रहे हैं, अन्य जो नेता है हमारे अन्य समाजों के, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने का काम कर रहे हैं। सभी की जिम्मेदारी तय हो गई। अब माननीय अखिलेश जी भी निकलेंगे और कार्यकर्ताओं से तो लगातार उनका संवाद हो रहा है हर जिले में। बस मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया कि एक पार्टी जो चुनाव जीत रही है उसके नेता जनता के बीच में हैं और आप कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी भी निकलेंगे। एक निकलेंगे और एक निकल चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है और यही सवाल का जवाब मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। मैं आपको संशोधित कर दूं, शायद आपके समझने में फर्क हुआ। मैंने कहा कि वो पहले चुनाव से पूर्व, चुनाव तो ये लास्ट डेट कल हुई है एक उसकी फेस की, तो मैं आपसे कह चुका हूँ जिले वाइज माननीय अखिलेश यादव जी मिल चुके हैं लोगों से, लेकिन चुनाव में रैली का कार्यक्रम उनका हफ्ता ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जिले में आप निकलेंगे। ठीक है, अब अपनी लय के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अखिलेश जी कैंपेन कर रहे हैं। अनुपम, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? कार्तिकेय जी, मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देख रहा था। अभी 96 विधानसभा चुनाव में आप 40 आदमी को लिस्ट जारी करते हैं और एक भी मुसलमान नहीं रखते उसमें। आपके पास 1 दर्जन मुसलमान विधायक हैं, आजम खान है जो हमेशा आपकी, मैं पहली बार देख रहा हूँ आजम खान का नाम इस पे ड्रॉप्ड है। तो मतलब जिस बिरादरी ने 91% वोट दिया आपको, आप आजम खान जैसे नेता को ड्रॉप करते हैं। पिछले चुनाव में आपने मुलायम सिंह को ड्रॉप कर दिया था। जया भादुरी जैसे स्टार प्रचारक लेके आप आते हैं और आजम खान जैसे लोगों को ड्रॉप करते हैं। आपको सीरियसली लगता है जोशी जी? हमको कभी कभी लगता है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं, इसका जवाब आप ही देंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि आपके पास बहुत मुश्किल काम है इसको डिफेंड करना, और खास तौर से जब ऐसा लगता है कि जनमत भी आपके खिलाफ जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप अपनी बात जनता को समझाने में पूरी तरह से असफल रह रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा जनता को मूर्ख बना रही है और हम सही बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात आखिर आज 4 चुनाव, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अपने सारे गढ़ हारे, आप बदायूं हारे, आप कन्नौज हारे, आप आजमगढ़ हारे, आप रामपुर हारे, आप 55% वाले एरियाज आप हार जाते हैं। आप जरा सोच के देखें, एक बार रिथॉट तो करें। आप अपने पीछे सिर्फ पति पत्नी की फोटो लगाकर वोट नहीं ले सकते ना जोशी। अब आ जाइए, मैं आपका विषय समझ गया। मैं चाहता था आप, मेरे को आशा थी कि आप एक अच्छे पत्रकार के हैसियत से खतौली भी बताएंगे तो लगेगा आपने बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन आप खतौली नहीं निकालेंगे। मैं माइंडसेट आपका समझ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय आजम खान साहब अस्वस्थ है। अरे खतौली भी आप जीते, खतौली भी आप जीते और कन्नौज आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते वो, मुझे पता है कौन कौन। डिंपल भी जीते, डिंपल भी जीत गए, लेकिन बोलते अच्छा लगता, सम्मान बढ़ता। इससे फर्क क्या पड़ रहा है जोशी जी? आप 4 मेजर चुनाव हार चुके हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी की राह पर है, आपको नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक सकता है, केवल माननीय अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं। ये आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं होगा। ये वोट परसेंटेज 22 का उठा लीजिए। एक विषय, आपने आजम खान का साहब का नाम बताया कि आजम साहब का नाम नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे नेता विधायक हैं, सबकी ड्यूटी लग चुकी है। आजम खान साहब बीमार है और आपने एक बहुत जिक्र करा कि माननीय मुलायम सिंह जी को चुनाव में नहीं निकाला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इतनी वृद्धावस्था के बाद भी वो चुनाव में निकले और उस बस को आप लोगों ने राजनीति का खाना बनाया जिसमें वो निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने आजम खान नहीं, एक मुस्लिम स्टार प्रचारक नहीं दिया, एक। मैं आपके हमारे यहाँ राज्यसभा विधायक हैं आपके पास मुसलमान।
मैं कह रहा हूँ हमारे सभी की ड्यूटी जिले वाइज लगा दी है। आप पार्टी को जानते हैं, हम पार्टी को जानते हैं। जिले के प्रभारी हम लोगों ने बना दिए हैं, जिले वाइज बना दिए हम लोगों ने। हमारे राज्यसभा सदस्य जावेद जी, उनको भी लगा रखा पार्टी ने काम में। ये तो हमारी ड्यूटी, हम कहां लगवाएंगे हमारे पार्टी के लोगों को? ये आपने थोड़ी तय करना है, लेकिन आपको जो माइंड सेट करना है वो आप करिए। मैंने आपको दोनों बातों का जवाब दीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी भी निकले थे वृद्धावस्था के बाद, आजम खान साहब बीमार हैं और जब अनुकूल समय आता है वो भी निकलते हैं, लेकिन वो कितने अस्वस्थ हैं आपको पूरे देश और प्रदेश को पता है। परमात्मा, अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, नेता से। मुझे बताइए वर्मा जी, जो एक्शन हुआ के खिलाफ वो लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन था। आपको लगता है कि किसी पुलिस के क्रिमिनल एक्शन को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना ज़रूरी होता है? ये तो ड्यूटी है स्टेट की, ये तो काम है आपका अतीक जैसे बदमाशों को पकड़ के जेल में डालना। ये जो इलेक्शंस हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने चाहिए, सिविक इश्यूज पे होने चाहिए। ये तो नहीं, माहौल वातावरण जो है देश का हो या स्टेट का हो, वैसा होना चाहिए जिसमें आतंक और अपराध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये मतलब, अगर मैंने शुरुआती अपने वक्तव्य में यही बात आपके सामने रखी कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहते हैं तो निश्चित रूप से ये सफलता जो है, ये श्रेय जो है उस जनता को मिलती है जो मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को लेके आई। और आज उन्होंने कहीं इस चीज के लिए कमर कसा है कि अपराध, अपराधी और आतंक, इन तीनों का अगर हम जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक सड़क ना बन पाएगी, ना भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, ना जिस तरह का ये गुंडीजम है जो आज आप देखिए सड़कों पे घर मकान बना लिया जाता था, किस तरह से सरकारी जमीन को हथिया लिया जाता था। आज लाखों एकड़ जमीन जो है वो आप देखिए कि इसी दौरान हम लोग जब सत्ता में आए उसके बाद ही जो है इन माफियाओं से कहीं हम मुक्त करा पाए हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर इस तरह की चीजों का अगर हम कहीं अच्छे ढंग से जनता के बीच में ले जाके बताएंगे, समझाएंगे और जनता कहीं उस बात पे मोहर लगाएगी तो इसको कहीं ना कहीं प्रश्रय भी मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे जो है वो ताकत मिलेगी। जो जन ताकत है, जो जनता की ताकत जो है वो अगर सामने आएगी तो निश्चित रूप से अपराध और अपराधी और भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये सारी चीजों का अंत तभी संभव है जब इस बात को पुरजोर ढंग से और अच्छे ढंग से, और इसको बताने में जो लोग कोताही बरतते हैं, जो शर्म महसूस करते हैं, वो शर्म महसूस करें जिनका इनसे कोई लेना देना है, जो जिनका इनसे कोई साठगांठ है, जो इनके वजह से सत्ता में बने हुए हैं या वो सत्ता में आए हुए हैं। इसलिए हम जो है इसको डंके के चोट पे कहेंगे। इससे वोट कम नहीं होना है, इससे वोट बढ़ना है, इससे जन समर्थन बढ़ेगा। और ये जन समर्थन बढ़ाने का एक, और जिससे जन समर्थन बढ़ता है उस बात को कहने में अतिशयोक्ति क्या है जी। मतलब मोटी बात यही है कि इलेक्शंस के जो नैरेटिव्स हैं हम पिछले तो 4 या 5 साल से स्टेट इलेक्शंस में देख रहे हैं, वो 1-2 मसले पे होते हैं। लोकल इश्यूज पे इलेक्शंस ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल से पंकज, हिमाचल प्रदेश एक अपवाद था जो लोकल इश्यूज में ब्रेक डाउन हुआ था। अधिकतर चुनाव अगर हम देखें देश भर में तो वो 1 या 2 मेजर इश्यूज पे हो रहे हैं। गलत या सही? नहीं, देखिए चुनाव तो उसी मुद्दे पर होंगे जो कि इमोशनल इश्यूज होगा, पॉपुलर इश्यूज होगा, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करेगा। और इस बारे में कई बार बोल भी चुके हैं। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने तो एक बार खुल करके कहा था कि डेवलपमेंट के इशू पे कौन से चुनाव जीते जाते हैं। वो जमाना और था। वैसे इंडिया में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। जी हाँ, शाइनिंग और वैसे, लेकिन डेवलपमेंट भी आज के समय में इशू होता है। पर मुझे लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ही आगे रखती हैं। उनको लगता है कि उसके सहारे ही वो जीत सकती हैं, तो उसको आगे रखती हैं और वही काम बीजेपी कर रही है। क्योंकि अगर एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चस्पा होता है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल का, तो वो है क्या, लॉ एंड ऑर्डर। और वो लॉ एंड ऑर्डर को इसीलिए बीजेपी वाले हर चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर उनका जो ब्रांड इमेज बना है वो इसी मुद्दे पर बना है। वो कहा जाता है ना, उसको तोड़ देता हूँ, सेड वॉर इज फेयर, तो कहते हैं ना हु सेड इलेक्शन इज फेयर। तो अल्टीमेटली मोटी बात तो घूम फिर के यही आती है कि जो मुद्दा है वो चलेगा और उसे एक राजनीतिक दल उठाएगा, भुनाएगा और चलाएगा। ये हमने 2017 के चुनाव में भी देखा था, जब प्राइम मिनिस्टर ने टर्न अराउंड कर दिया था एक वाक्य से चुनाव को, एक अपनी रैलीज में, जहाँ उन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड की बात कर दी थी।
और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कई बार लोकल इश्यूज वर्क कर जाते। बहरहाल, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ स्ट्रांग पोजीशन में है, उस पर कोई डाउट नहीं, और योगी आदित्यनाथ नैरेटिव और एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी क्या कर पाती नहीं कर पाती है वो तो तभी पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन जो पिछले 2 बार हुआ है, अगर वो बाई इलेक्शंस वो जो 2 हैं उसको छोड़ दें तो